History, Class 9, Chapter 5, Pastoralists in the Modern World, आधुनिक विश्व के चरवाहे. Learning outcome by CBSE highlight varying patterns of developments within pastoral societies in different places. Analysis the impact of federalism on forest society and the impact of scientific forestry. Show the different process through which agrarian transformation may occur in the modern world. Analysis the impact of modern state making of boundaries and extension of markets on pastoralism in the modern world. Introduction. In this chapter, we will read about the nomadic pastoralists who are neglected in modern society. Further, we will see how the pastoralism is important in societies like India and Africa. We will also read about the way colonialism impact their lives and how they copied with the pressure of modern society. This chapter will first focus on India and Africa. घुमंतु चरवाहे या घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं. देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं. चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का झुंड होता है तो किसी के पास ऊंट व अन्य मवेशी होते हैं. इतिहास ने कभी भी इन चरवाहों को महत्व नहीं दिया. भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों का कितना महत्व है, यह आप अपने उपनिवेशवाद ने जिंदगी में कितना गहरा असर डाला है. समुदाय ने आधुनिक समाज के दबाव में किस तरह का सामना किया है, और आप इस पाठ में भारत और अफ्रीका के चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे. टॉपिक्स कवर्ड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक: pastoral nomadics and their movement, colonial rule and the pastoral life, pastoralism and in Africa. आधुनिक विश्व के चरगाहों में हम जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वो है घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही. इसके अंतर्गत इनकी आवाजाही पहाड़ों में, बुग्यालों में, ब्राह्मण तराई में, पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों में आदि जगहों पर इनका घुमंतु जनजातियों का विचरना देखेंगे. साथ ही इसमें टॉपिक 2 में औपनिवेशिक शासन काल में चरवाहों का जीवन कैसा होता है, इस संबंध में भी इसमें देखा गया है. इन बदलावों को चरवाहों की जिंदगी ने कैसे प्रभावित किया है, चरवाहों ने बदलावों का सामना कैसे किया है, ये सब हम इसमें देखेंगे. और टॉपिक 3 में अफ्रीका में चरवाहा जीवन जो है कैसा था, चरवाहों का क्या हुआ और चरवाहों की सरहदें कैसे बंद हो गई, चरगाह कैसे सूख गए, सब पर एक जैसे असर कैसे पड़ गया. इन सब बातों को हम इस पाठ में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे. घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही पहाड़ों में. इस मानचित्र में आप भारत में एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत देख रहे हैं, साथ में उनका व्यवहार भी देख रहे हैं और किस प्रकार से हमारे आदिवासी और अफ्रीका के आदिवासियों में अंतर है, दोनों में आप महसूस कर सकते हैं. घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही. गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग
भेड़ बकरियों को बड़े पैमाने पर पालते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरगाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीता गया वे यहाँ कर होकर रह गए और यहीं बस गए। उनके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरगाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ी यों में बर्फ से ढक जाती थीं और तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते थे। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते। गर्मियों के चरगाहों के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमीन जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघल जाती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों उन्हें उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशी अपना पेट भर लेते, जो उनकी सेहतमंद खुराक बन जाती। सितंबर के अंत तक बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जड़ों वाला ठिकाना किसी तरह नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ियों की चोटियां बर्फ से जमने लगती तो वे निचली पहाड़ियों की ओर चले जाते और वहां शरण ले लेते। पास की ही पहाड़ियों में चरगाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए अपना जाड़ा बिताते थे। अप्रैल के जाते जाते वे उत्तर की तरफ चले जाते और पूर्वी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिताते। जब बर्फ पिघलती तो ऊंचे खुले दर्रों में जाते। बहुत सारे उत्तरी पहाड़ियों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस आ जाते। वापस आते समय लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच गर्मियों की फसल कटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ वे अपने रेवर लेकर शिवालिक और की पहाड़ियों में जाड़े वाले चरगाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर दोबारा गर्मियों में चरगाह के तरफ रवाना हो जाते। ऐसे ही गढ़वाल और कुमाऊं में गुज्जर चरगाह सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ, गर्मियों में घास के मैदानों बुग्यालों की तरफ चले जाते थे। इसमें कुछ सारे हरे भरे चरगाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू में उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए, जो अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरगाह बदलते रहने का यह चलन हिमाचल के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरगाह समुदायों में दिखाई देता है। यहाँ के भोटिया, शेरपा, किन्नौर समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे हैं। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरगाहों का बेहतर इस्तेमाल करते थे। जब ये चरगाह की हरियाली खत्म हो जाती या इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते, वे किसी और चरगाह की तरफ चले जाते। इस आवाजाही से चरगाह जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से बच जाते और दोबारा हरियाली हरियाली उन चरगाहों में लौट आती। इस तरह आपने देखा कि हमारे घुमंतू जनजाति के लोग, गुज्जर, बकरवाल, ये लोग जो है पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते थे। इन्होंने कभी भी
जानवरों के साथ चलते हुए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसीलिए ये हमारे जंगलों के असली धरोहर हैं। 1.2 टॉपिक: पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में घुमक्कू जनजीवन। पठा चरगाहे सिर्फ पहाड़ों में नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरगाहा समूह है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4 लाख के आसपास थी। इसमें से अधिक तर गडरिये चरगाहे थे, जबकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र और मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था। यहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी की खास उपज नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थीं। बाजरे जैसे सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरगाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरगाहों की तलाश में पश्चिम की ओर तरफ चले जाते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद ये अपने रेगड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डालते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इन इलाकों में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इस चरगाहे का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों में रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची हुई ठूठों को खाते थे और उन्हें गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकण किसान धंगरों को चावल भी दे देते थे, जिन्हें वे आपस में पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण के तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात में को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। चरगाहों में एक जाना माना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेती जोतने वाले जानवरों और दूसरी चीज़ें बेचते जाते थे। ये जहाँ भी जाते थे, अपने जानवरों के लिए अच्छे चरगाहों की खोज में लगे रहते थे। रेगिस्तान का जीवन। राजस्थान के रेगिस्तानों में राई का समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी। इसके चलते राई का खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में राई का अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें कोई चारा मिल जाता था। तब अक्टूबर आते आते ये चरगाह सूखने लगते थे। ये लोग नए चरगाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। राइकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान भारत में ट्राइबल का जीवन बहुत ही कठिन है, लेकिन इन ट्राइबल वासियों ने, इन जनजाति लोगों ने भारत की धरोहर को बहुत खूबी से संभाला है।
कॉलोनियल रूल एंड द पास्टोरल लाइफ, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरगाह सिमट गए। धीरे धीरे आने जाने पर बंदिशें लगने लगीं और इसमें जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उसका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आगे आप इनके प्रभावों को देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन पैस्टोरलिस्ट। कॉलोनियल समय में घुमंतू जनजातियों पर पड़ने वाले प्रभाव। ये प्रभाव चार प्रकार से देखे गए। पहला प्रभाव था अंग्रेज सरकार चरगाहों की खेती की जमीन में तब्दीली कर देना चाहती थी। जमीन में मिलने वाले लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्र बढ़ने से किसान की आय में भी बढ़ोतरी हो जाती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। इससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसा कोई जंगलों को आरक्षित छोड़ा हुआ घोषित कर दिया था जहां देवदार साल जैसी कीमती लकड़ियां पैदा होती थीं। इन जंगलों के चरगाहों के घूमने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को आरक्षित संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरगाहों को चरवाही के लिए परंपरागत अधिकार तो थे, लेकिन आवाजाही के लिए जो है मुश्किलें पैदा कर दी गई। तीसरी बात, अंग्रेजी अफसर घुमंतू किस्म के लोगों पर शक की निगाह से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चरगाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपना रिहाइश बदलने वाले चरगाहों पर यकीन नहीं करते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहायशी और खेती पर उनका अधिकार तय हो। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। चरगाहों से चरवाहों के चरने और एक एक जानवर पर टैक्स वसूला जाने लगा। ज़्यादातर इलाकों में 19वीं सदी के मध्य में चरगाहों ने टैक्स लागू कर दिया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर निश्चित थी और दिन पर दिन ये टैक्स बढ़ता ही जा रहा था। आइए अब अफ्रीका की तरफ चलें। अफ्रीका में चरगाह का जीवन एंड प्रॉब्लम फेस बाय द अफ्रीकन पीपल्स, और अफ्रीकन के चरगाहों द्वारा महसूस की जाने वाली समस्याओं को देखें। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरगाह आबादी रहती है अफ्रीका में। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इसमें बेदूसई, बरबेस, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इसमें अधिकतर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों व सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा पर आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। इन परिवर्तनों को चरगाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके लिए हम मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका में के निवासी थे। इसमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी केन्या और लगभग 1,50,000 तंजानिया में रहते थे। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल अपनी जमीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी गईं। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी नई शक्लें इख्तियार कर लीं।
इस चित्र में आप अफ्रीका के मसाई पशुपालकों के कठिन जीवन का चित्रण देख रहे हैं। इस मानचित्र में आपको अफ्रीका में मसाई की सही लोकेशन को दिखाया गया है। मसाई जनजातियों का इलाका कीनिया के दक्षिण में स्थित है, जो मानचित्र में दर्शाया गया है। प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेजिंग लैंड, चरगाहों का क्या हुआ? मसाई की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके चरगाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे और औपनिवेशिक शासन में मसाई लैंड का इलाका उत्तरी केनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों स्टेपीज तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका के कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी थी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने कब्जे में ले लिया था। नंबर 2, सरहदें बंद हो गईं, बॉर्डर्स आर क्लोज। 19वीं सदी के चरगाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक जाने लगे थे। जब एक जगह के चरगाहे सूख जाते तो वे रेवड़ लेकर अपने दूसरी जगह चले जाते, लेकिन 19वीं सदी की आखिरी दशक में उपनिवेशिक सरकार ने उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। मसाइयों की तरह अन्य चरगाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। चरगाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने की मनाही थी। नई सरहदों में चरगाहों की जिंदगी रातों रात बदल गई, नई पाबंदियां लगा दी गईं। वैन पास्टर्स ड्राई, जब चरगाह सूख जाते। सूखा दुनिया भर के चरगाहों की जिंदगी का असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चरगाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों की किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उन्हें भारी भुखमरी का संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरगाहे घुमंतु स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं पशुओं के खाने की तलाश में, लेकिन उपनिवेशिक काल में स्थान बदलने पर मनाही हो गई। अंग्रेजों ने उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने पर रोक लगा दी और नतीजा ये हुआ कि जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ पे सूखे पड़ने लगे और भारी मात्रा में उनके पशुओं को नुकसान होने लगा। नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड, सब पर एक जैसा असर नहीं। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों के सारे चरगाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेश में से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन और योद्धा जन। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, समुदाय के जुड़े मामलों में विचार विमर्श करते थे और अहम फैसले लेते थे, जबकि योद्धा ज़्यादातर नौजवान होते थे। उन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने के लिए, कबीलों की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था और समुदाय की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से उनको रखा जाता था। कंक्लूजन, निष्कर्ष। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरगाह समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों, सीमाओं में उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल गया। जैसे जैसे चरगाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना मुश्किल होता चला गया और चरगाह बचाना मुश्किल हो गए। फिर भी चरगाह बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं। नए इलाकों में दाखिल होने के लिए वे सरकार से राजनीतिक दबाव डलवाते हैं, इलाकों में अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। चरगाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी मानते हैं, अर्थशास्त्री मानते हैं, ये स्थिति काफ़ी गंभीर है। घुमंती चरगाहों की जीवन शैली ने बहुत सारे पहाड़ों और सूखे इलाकों में जीवन यापन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है और ये आज करके हमारे पर्यावरण के धरोहर माने जाते हैं और रक्षक भी। हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 5 पैस्टोरल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व के चरवाहे। प्यारे बच्चों, आपने
पैस्टोज इन द मॉडर्न वर्ल्ड पार्ट को बहुत ध्यान पर सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आप एनसीईआरटी किताब को और ध्यान से पढ़िए, इसमें बहुत विस्तार से दिया गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप इसे स्वयं पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा।